मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता, रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। इसकी मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसीलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई थी। बार बार मुझसे कहती, रमेश मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर की किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर के काम कर रहा था। इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसीलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो रमेश, अपनी बेटी अंजलि को मैं घर ही छोड़कर जा रही हूँ, उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि मालकिन मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम है, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में मैं 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डी गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन मैं इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो हैरान रह गया था। वह कैसे मुझसे यह बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी अंजलि के पास ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा दिमाग भी यह सुनकर घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन मैं कैसे छोटी बच्ची के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, रमेश मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम अंजलि के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं अंजलि के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था, और एक ही बेटी थी जिन्हें उन्हें लाड़ प्यार से पाला। जब मैं मालकिन के घर के काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से भी हल्का रखा था। बहुत प्यार करते थे। वह मालकिन से लव मैरिज की थी। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अंजलि के पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे से दीवानी जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब अंजलि पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल अंजलि के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मुझे अभी भी अपने पति से बहुत प्यार मोहब्बत है और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। फिर वही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसीलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो अंजलि ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रह पाएगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसीलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनकी जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया से चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता।
हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट में भी करके देख लूं। मैं सुकून का सांस लिया और मजे से अपने दोनों पैरों को सामने वाले शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिए टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन से चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंजलि हॉल में आई। तो उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर हाथ डालकर बोली, रमेश के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पांव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। अंजलि माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक माँ घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसीलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। मैं सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ ना कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जो छोटी मालकिन कहती है वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। मैं उसे घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मजे से अंजलि पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो अंजलि कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो रमेश? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से अंजलि की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला ले। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। अंजलि बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वह 15 साल की थी लेकिन मैं तो 15 बरस का ना था। मुझे किसी की कही एक बात याद आने लगी जो मैंने कई बार सुना था कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वह तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको तो जानना चाहिए था कि वह नौकरानी को अंजलि के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी अंजलि पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा अंजलि नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मेरे सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अंजलि को अकेला मत भेजना। इसीलिए जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। उस हिसाब किताब की सारी मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में मैं ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि अंजलि को वापस लेने भी मुझे ही जाना था।
जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी अंजलि को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम पर ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे अंजलि की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैं नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे अंजलि की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मार्केट के काम ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे ले आओ। मैंने सारे खाता बंद किया और घर से निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? तो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई हैं। उन बातों का तुम खुद ही ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ अंजलि ही स्कूल में थी। वह मुझे देखकर बोली, इतनी लेट क्यों? वह गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाई तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचते तो खाना बनाने वालों ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन की बिना बौखला कर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं अंजलि के कमरे में गया तो वह तेज आवाज में अपने स्कूल का याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अंजलि के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तेज आवाज से कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां किचन बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैं वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कोई कौन आदमी था जो रात की इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझा, मैं अंजलि के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया था। रात को जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी तो अंजलि शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी बिस्तर से उठा और अपना हाथ अंजलि के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर मैं खड़ा इंतजार करता रहा कि कब वह गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा दूं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद से मैं रोज अंजलि के कमरे में ही सोने लगा था। एक दिन एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को अंजलि के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जो सोया, सुबह ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो बेड खाली था।
उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। उस वक्त तो अंजलि नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैंने कमरे से बाहर आया तो अंजलि वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो थक सा रह गया था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दी। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून न निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया था। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अंजलि के कमरे से बाहर देखा था। वह भागते हुए किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं उसका पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची अंजलि के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची अंजलि के ऊपर हाथ रखकर जबरदस्ती से गाड़ी में बैठा कर रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजा पर जोरदार लात मारी और दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने अंजलि को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने ना आव देखा ना ताव और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए अंजलि मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन अंजलि को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही अंजलि की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।